हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का 3rd चैप्टर मानव जनन का दूसरा भाग मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। आज मैं जो बताने वाला हूँ मानव मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए आज यह क्लास फटाफट शुरू करते हैं और हम थोड़ा सा रिवर्स चल के आपको बैक की बात बता देते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मानव में जो जनन प्रक्रियाएं होती हैं वह कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसमें नर जनन तंत्र के बारे में बताया था और नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मानव मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे, किसी भी जनन तंत्र के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसकी आकृति, उसकी फोटो के हिसाब से आपको ये समझना अनिवार्य होता है कि कौन सा अंग कहाँ होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मानव मादा जनन तंत्र, जो कि ये आपका फिगर बनाया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मानव मादा जनन तंत्र के अंतर्गत खासकर मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बता रखे थे कि कोई भी नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र हो, इन दोनों जनन तंत्र के हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है कौन नाम, प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, सहायक लैंगिक अंग। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि नर में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वह क्या होते हैं, वृषण होते हैं, और सहायक लैंगिक के अंतर्गत वो क्या कौन कौन आते हैं, तो शुक्राशय, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, ये सब आते थे सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत। आज जो मानव मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसको हम लोग मानव मादा जनन तंत्र को मादा जननांग भी कहा जाता है। आम भाषा में इसको मादा जननांग के भी नाम से जानते हैं। मानव मादा जनन तंत्र को ठीक नर जनन तंत्र के जैसे इसको दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया। पहले वाले का काम है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे वाला का नाम है सहायक लैंगिक अंग। जैसे उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग नर जनन तंत्र में, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या काम करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। उसी तरह से मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उसको क्या कहा जाता है बाबू, अंडाशय कहा जाता है। और इसके जो प्राथमिक लैंगिक अंग है किसके, मादा जनन तंत्र के, इसके जो प्राथमिक लैंगिक है ठीक उसी प्रकार से ये मादा युग्मक का निर्माण करता है, यानी ये क्या चीज का निर्माण करता है बाबू, अंडाणु का निर्माण करता है। अगर मादा जनन तंत्र के दूसरे लैंगिक अंग की बात करें तो ये होता है सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत क्या आते हैं, गर्भाशय आती है, अंडवाहिनी, योनि इत्यादि आती है। इसके अलावा बाह्य जननेंद्रियां भी आती है सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में कि प्राथमिक लैंगिक अंग युग्मक निर्माण करते हैं, जबकि सहायक लैंगिक अंग उसकी क्या करता है, परिपक्वन परिवहन में और पोषण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र में भी प्राथमिक लैंगिक अंग जो अंडाशय होता है ये मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है, जबकि सहायक लैंगिक अंग गर्भाशय, अंडवाहिनी और योनि, और इसके अलावा आपके और भी सारे अंग हैं जिसको बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सारे जो होते हैं सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं, जो क्या करता है, मादा युग्मक को सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, हम लोग ये फिगर के हिसाब से समझेंगे, इस चीज को देखेंगे। ये आपको मानव मादा जनन तंत्र का फिगर है। ये जो देखें इस वाले भाग को योनि कहा जाता है। यहां जो ये भाग है इसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, तो ये मतलब कहिए कि ये सिकुड़ता और फूलता रहता है। इसके अलावा ये जो आपका भाग है ये गर्भाशय है, यहां जो आपका भाग है वो गर्भाशय नाल है। ये जो दोनों साइड में ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये आपका अंडाशय है। अंडाशय ये जो उंगली नुमा जो संरचना से जो जुड़ा है इसको हम लोग फिम्बड़ी यानी झालर कहते हैं। उसी के द्वारा अंडाणु क्या करता है, वो परिवहन करता है। और झालर यानी फिम्बड़ी जिससे लगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। कीपक के ऊपर वाला जो भाग होता है, कीपक ऊपर चल करके एम्पुला का मतलब होता है तुम्बिका, इंग्लिश में उसको एम्पुला कहते हैं। वह तुम्बिका में क्या करता है, खुलता है। तुम्बिका जो होती है वो आगे की तरफ चल करके, एम्पुला आगे की तरफ चल करके संकीर्ण पथ
यानी इथमस में जाकर के खुलती है। जहां पे एम्पुला और संकीर्ण पथ यानी इथमस ये दोनों ज्वाइंट करती है, उस संधि पे ही निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया का मतलब वहीं पे इस संधि स्थल पे ही शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। और ये जो पूरे जो भाग है यानी ये संकीर्ण पथ से लेकर के ये तुंबिका फिमरी कीपक तक ये संपूर्ण भाग यहां से लेकर के जो नलीनुमा रचना है इसको अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये अंडवाहिनी है, इसको हम लोग अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब देखिए अंडवाहिनी गर्भाशय में जहां पे खुलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा के नाम से जानते हैं। अब देखिए गर्भाशय जो होता है वो 3 स्तर से मिलकर बना होता है। जो ये अंदर ये घुमावदार जो संरचना है जिस पर भ्रूण आरोपित होते हैं, जब नर जुग्मक और मादा जुग्मक आपस में मिलकर के जुग्मनज का निर्माण करते हैं तो वो जुग्मनज ये जो होता है अंदर ये कुंडली नुमा आरोपित पे यहाँ पे आकर के आपका ये जो कह सकते हैं यहाँ पे आकर के ये क्या हो जाते हैं, आरोपित हो जाते हैं और वही भ्रूण जब विकसित होता है तो शिशु का निर्माण होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। सबसे अंदर जो ये कुंडली नुमा संरचना है उसको गर्भाशय अंतः स्तर के नाम से जानते हैं। बीच में एक मांसल भाग होता है उसको हम लोग पेशी स्तर कहते हैं और सबसे बाहरी वाला भाग परिगर्भाशय कहलाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे एक चीज और आपको बताता हूं कि जब फर्टिलाइजेशन क्रिया के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग के द्वारा कहां प्रवेश करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचते हैं, कहां पे, संधि स्तर पे, क्योंकि यहां से अंडाणु निकल करके संधि स्तर पे पहुंचते हैं और शुक्राणु यहां से आपका आकर के कहां मिलते हैं, इस संधि स्तर पे मिलते हैं। और यहां संधि स्थल पर ही यानी संकीर्ण पथ के पास वह क्या करते हैं, आपस में संलयित होकर के जुग्मनज का निर्माण करते हैं। अब कहिएगा ये कौन सी प्रोसेस होती है और कैसे होती है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, आगे की तरफ मैं इसकी विस्तार से आपको चर्चा करूंगा। देखिए मादा में एक समय में 1 महीने में 1 अंडाणु का निर्माण होता है। 1 अंडाणु का निर्माण, ये अंडाणु ये फिमरी द्वारा निकल करके एम्पुला के रास्ते से ये कहां पहुंचते हैं, संधि स्तर पे पहुंचते हैं। और ये संधि स्तर पर पहुंचने के बीच तक का समय इसको 14 दिन का लग जाता है। यानी अंडाणु के बनने से लेकर के और ये संधि स्तर पहुंचने के बीच का समय ये क्या हो जाता है, 14 दिन लगता है। 14 दिन के बाद यहां पे संधि स्तर पे ये 3 से 4 दिन क्या करते हैं, वेट करते हैं, किसका, शुक्राणु का। अगर किसी कारणवश निषेचन क्रिया नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अंडाणु जो होगा संलयित नहीं होगा और धीरे धीरे इनका क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो फिर यही जो होते हैं यहां से निकल करके धीरे धीरे इनका क्षय होना शुरू होता है और उसके मतलब कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये इस रास्ते के द्वारा ब्लड के माध्यम से शरीर के से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया मानव मादा में जो होती है मासिक चक्र के नाम से जानी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये नर जुग्मक और मादा जुग्मक यहां संधि स्थल पे जब क्या कर लेते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो ये गर्भाशय गुहा के द्वारा कहां पहुंचते हैं, गर्भाशय में पहुंचते हैं। और गर्भाशय में पहुंचने के बाद ये अंदर जो होते हैं, ये जो घुमावदार नली जो ये संरचना देख रहे हैं जिसको गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं, उसी पर आरोपित हो जाते हैं और जहां से भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम लोग इस चीज को फिर से दोबारा समझेंगे, एकदम सिंपल सी चीजें हैं कि ये गर्भाशय ये जो मानव मादा जनन तंत्र है ये पूर्ण रूप से मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। सबसे पहले ये जो भाग है आपका योनि कहलाता है, ये आपका गर्भाशय ग्रीवा है। गर्भाशय ग्रीवा का काम क्या है कि वह निश्चित समय के लिए खुलता है, नहीं तो फिर क्या रहता है, बंद रहता है। तो ये गर्भाशय ग्रीवा है, ये आपका अंडाशय है, ये आपका झालर है, ये कीपक है, एम्पुला है, संधि स्थल, संकीर्ण पथ, गर्भाशय फंडस, ये गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग है, ये गर्भाशय गुहा। और ये जो पूरी नली है दोनों साइड में ये जैसे घुमावदार नली जो मिल रही है इसको अंडवाहिनी कहते हैं। ये आपका अंडाणु है, ये आपका गर्भाशय अंतः स्तर, पेशी स्तर, परिगर्भाशय और ये ग्रीवा नाल है। अब मैं आपको एक एक करके आपको सबसे पहले इस सभी पार्ट के बारे में बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या है, कैसे इनका काम होता है।
ये अंदर की संरचना है। और जो मानव मादा जनन तंत्र का बाह्य भाग है, जिसको मादा का भग कहते हैं, ये नीचे नामांकित चित्र दिया गया है। इसके भी बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको एक और चीज बता दें कि इसमें जितने भी आपके पार्ट के नाम लिखे हैं, सबके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो बात बताने वाले हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या होती है, ध्यान देंगे बाबू। अंडाशय जो होती है वो एक जोड़ी होती है। देखिए, एक यहां पे है और एक यहां पे है। एक जोड़ी क्या होती है, अंडाशय होती है, जिसमें से प्रत्येक अंडाशय यानी एक अंडाशय की जो लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी एक अंडाशय जो होती है वो उदर गुहा, उदर गुहा का मतलब होता है कि शरीर का सबसे निचली भाग, जिसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड के पास के बाद। तो दोनों अंडाशय जो होते हैं, इसमें से प्रत्येक अंडाशय की लंबाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। दोनों अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठ रज्जु के दोनों ओर श्रेणी भाग में स्थित होते हैं। पृष्ठ रज्जु किसको बोलते हैं, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का मतलब होता है शरीर का सबसे नीचे, जहां रीढ़ का जो सबसे निचला जो रीढ़ की हड्डी जहां पे खत्म होती है, उसी के आगे वाले पर्सन में ये दोनों दिशा में क्या होते हैं, खुले होते हैं। यह जो होते हैं, एक अंडाशय जो होता है स्नायु द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये जो नली जो देख रहे हो ये स्नायु है, इसी के द्वारा ये गर्भाशय से क्या होता है, जुड़े होते हैं। अंडाशय जो होते हैं मुख्य रूप से 3 परत से मिलकर के बने होते हैं। सबसे बाहरी परत को पेरिटोनियम कहा जाता है, मध्य परत को इपिथेलियम कहा जाता है और आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। यानी एक जो अंडाशय होते हैं इसमें 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वाले लेयर को पेरिटोनियम बोलते हैं, दूसरे वाले को एपिथेलियम बोलते हैं और तीसरे वाले को ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। इन परतों से घिरा अंडाशय का आंतरिक भाग जो होता है एस्ट्रोमा, यानी इन तीनों परतों से मिलकर के जो घिरा ये जो भाग होता है इसको एस्ट्रोमा या पीठिका कहा जाता है। ठीक है, और ये पीठिका जो होती है 2 भाग में बढ़ती है। एक को बोलते हैं एस्ट्रोमा कार्टेक्स और एक को बोलते हैं एस्ट्रोमा मेडुला। एस्ट्रोमा कार्टेक्स को पीठिका बलकुट बोलते हैं और एस्ट्रोमा मेडुला को पीठिका मध्यांश के नाम से जानते हैं। यह आपका अंडाशय का संरचना रहा और अंडाशय के बारे में रहा। अगर आपको एक अंडाशय के बारे में बोला जाए तो एक अंडाशय का ये केवल इतना का आकृति आपको बनाना पड़ेगा और आपको इतना बताना पड़ेगा कि एक जो होती है मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होती है, जिसकी लंबाई जो होती है, जिसमें प्रत्येक अंडाशय यानी एक अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा में पृष्ठ रज्जु के दोनों ओर श्रेणी भाग में स्थित होती है। पृष्ठ रज्जु को हम स्पाइनल कोड अंग्रेजी में बोलते हैं, दोनों ओर स्थित होती है। यह अंडाशय जो होती है स्नायु द्वारा किससे जुड़ी होती है, गर्भाशय से जुड़ी होती है। अंडाशय जो होती है 3 परत से मिलकर के बनी होती है। इसके 3 लेयर्स होते हैं। एक अंडाशय के 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वाले लेयर्स यानी सबसे बाहरी परत को पेरिटोनियम बोलते हैं, मध्य परत को एपिथेलियम बोलते हैं और सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। इन परतों से घिरा हुआ अंडाशय का जो भाग होता है वह एस्ट्रोमा या पीठिका कहलाता है। यह 2 भाग में बढ़ता है, एस्ट्रोमा कार्टेक्स और एस्ट्रोमा मेडुला। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये अंडवाहिनी के बारे में, यानी ये पूरा अंडवाहिनी, ये जो घुमावदार जो संरचना है अंडवाहिनी क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है, मैं इसी के बारे में अब आपको बताने वाला हूं। ध्यान देंगे इस चीज को। अब हम लोग सहायक लैंगिक अंग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय के बगल का ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी यानी ये सबसे पहली जो है वह सहायक लैंगिक अंग है और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सहायक, ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के अंतर्गत यानी यहां से लेकर के यहां तक, इसके अंतर्गत ये सारे अंग होते हैं, अंडवाहिनी के भाग होते हैं। इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब आप लोग जानेंगे कि अंडवाहिनी होता क्या है। तो देखिए, प्रत्येक अंडाशय में एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है। यानी ये एक अंडाशय है तो इसमें भी एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है और इसमें भी एक लंबी नलिका निकलती है। इसी को हम लोग अंडवाहिनी कहिए या अंग्रेजी में इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि मानव मादा जनन तंत्र में जो अंडवाहिनी होती है वह कितनी होती है, तो अंडवाहिनी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि प्रत्येक
जो होती है अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी क्या होती है, जुड़ी होती है। तो पर एक मादा जनन तंत्र में कितनी अंडवाहिनी होती है, 2 अंडवाहिनी होती है। तो अंडवाहिनी जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, अंडाशय से जुड़ी होती है। इसको हम लोग डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका को यानी यहां से लेकर के फिमरी से लेकर के गर्भाशय गुहा तक, इसके नलिका को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहले वाले को कीपक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंफंडिबुलम कहते हैं, इंफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वह तुम्बिका है, इसको एम्पुला कहते हैं। तीसरा जो है संकीर्ण पथ, इसको स्तमस्त के नाम से जानते हैं। कभी कभी में क्या होता है कि ये तुम्बिका ना लिख करके एग्जाम में एम्पुला के पूछ देता है, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख रखे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कीपक क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो कीपक जो होता है अंडवाहिनी का अगला भाग कीप के समान होता है। कीप तो आप देखें उसी के समान होता है जिसे हम लोग कीपक के नाम से जानते हैं। और उस पर जो ये उंगली नुमा, ऐसे जो उंगली नुमा ये संरचना जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसको झालर के नाम से हम इंगित किए हैं, उंगली नुमा उभार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। यही झालर अंडोत्सर्ग के दौरान, अंडोत्सर्ग किसको कहता है, जब अंडाणु का निर्माण होना शुरू होता है, तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु जो होता है वह झालर के माध्यम से क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। और वही जो होता है कीपक के रास्ते से आगे की तरफ उसको क्या करता है, परिवहन करता है। यानी ये झालर जो है यानी फिमड़ी, ये अंडाणु को क्या करता है, ग्रहण करके कीपक के रास्ते से होते हुए एम्पुला को भेजता है। अब आइए एम्पुला यानी तुम्बिका के बारे में हम लोग जानेंगे। तुम्बिका होती क्या है, ये क्या फंक्शन करती है और किस प्रकार से फंक्शन करती है। तो कीपक से जुड़ा हुआ ये चौड़ा मुख वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, तुम्बिका या एम्पुला के नाम से जाना जाता है। अब जो थर्ड भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं संकीर्ण पथ यानी स्थमस। तो संकीर्ण पथ क्या है, तो तुम्बिका के आगे यानी ये तुम्बिका से आगे, यहां थोड़ा सा चित्र में थोड़ा सा दिक्कत आई है, यहाँ पे संकीर्ण पथ होता है, एकदम पतला संरचना होता है। इस प्रकार से हम संरचना बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा संरचना बना सकते हैं। तो ये संकीर्ण पथ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थमस के नाम से जानते हैं। और जहां पे एम्पुला चूंकि चौड़ा मुंह वाला होता है और स्थमस क्या होता है, एक संकीर्ण पथ होता है, जहां पे दोनों मिलता है उस जगह को संधि स्थल यानी हम उसको वहीं पे जो होता है, यही फैलोपियन ट्यूब के पास के भाग के अंदर जो होता है जुग्मनज की क्रिया होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी होता है कि निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है। तो निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है बाबू, तो निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगर आपको ये पूछेगा कि अंडवाहिनी में कहां संपन्न करती है, तो अंडवाहिनी के जो संधि स्थल है यानी संकीर्ण पथ के पास ये क्या होती है, संलयित होती है। अब हम लोग तीसरे भाग के बारे में जानेंगे, मानव मादा जनन तंत्र के तीसरे भाग यानी गर्भाशय के बारे में जानेंगे। गर्भाशय क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है, अब हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। अब हम लोग जानेंगे गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। यानी देखिए गर्भाशय का संपूर्ण संरचना के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। अगर गर्भाशय की बात करें तो ये श्रेणी गुहा के मध्य में पेशियों से बना थैलीनुमा गर्भाशय होता है। ये एक थैलीनुमा संरचना होता है। अगर इसकी आकृति के बारे में ध्यान रखा जाए तो ये उल्टी रखी नाशपाती के जैसे होता है। इसी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसी के अंदर भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। यानी गर्भाशय जो होती है वो एक थैलीनुमा आकृति होती है जो श्रेणी गुहा के मध्य पेशियों से क्या होती है, बनी होती है। यह उल्टी रखी नाशपाती के आकार की होती है जिसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। अगर हम लोग गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय 3 भित्तियों से बना होता है। पहले वाले भित्ति को परिगर्भाशय जिसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, परिगर्भाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। दूसरे भित्ति को यानी इसके लेयर्स हैं जो ये आपको यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं, यहाँ पे चित्र में ये हो गया अंतः स्तर, ये हो गया आपका पेशी स्तर और ये हो गया परिगर्भाशय। मैं तीनों के बारे में और तीनों के फंक्शन आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको। ये परिगर्भाशय जो होता है इसको अंग्रेजी में पेरीमेट्रियम कहते हैं। दूसरे वाले को पेशी स्तर, इसको मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। और थर्ड वाले को अंतः स्तर एंडोमेट्रियम के नाम से
जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे एक एक करके कि जो परिगर्भाशय होता है यह क्या होता है। तो परिगर्भाशय जो होता है ये पतला झिल्ली के रूप में होता है। यह गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो ये जो बाहरी भाग है यह झिल्ली जैसी इसकी आकृति होती है, यानी इसका काम है क्या करना, गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि परिगर्भाशय का क्या कार्य है, तो परिगर्भाशय का कार्य है गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करना, और ये पतली झिल्ली के रूप में क्या होती है, मौजूद होती है। अगर दूसरी बात करें पेशी स्तर की, तो पेशी स्तर यानी मध्य परत, इसको कहिए मध्य परत, हम इसको आम भाषा में कह सकते हैं। यह जो होती है चिकनी पेशियों का बना होती है, जो प्रसव क्रिया के दौरान संकुचन पैदा करती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो पेशी स्तर है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, ये मांसल भाग होती है जो कि प्रसव क्रिया के दौरान डिलीवरी के वक्त बच्चे को शरीर से यानी गर्भाशय से बाहर निकालने के लिए जो संकुचन पैदा होता है ये वही का कार्य करती है, यानी ये संकुचन पैदा करती है। अगर हम तीसरे स्तर की बात करें, अंतः स्तर, जिसको एंड्रोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, यह जो होती है यह गर्भाशय भित्ति का सबसे भीतरी स्तर है। ये जो कुंडलीनुमा संरचना यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो कुंडलीनुमा संरचना होती है वह अंतः स्तर कहलाता है। ये जो होता है आर्तव चक्र के दौरान इस स्तर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और वह ब्लड के रास्ते से बाहर निकलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने जब आपको थोड़ा सा आपको बैक लेकर के चलते हैं, जब यहाँ पे अंडाणु 14वें दिन कहां पे पहुंच जाते हैं, संधि स्तर पे, और वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, यानी वहां शुक्राणु नहीं मिलते हैं, तो वह अंडाणु का धीरे धीरे क्षय होता है, और क्षय होने के बाद ये जो अंतः स्तर है ये भी नष्ट होते हुए ब्लड के रास्ते से शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो अंतः स्तर का काम है कि यह जो होती है गर्भाशय का सबसे भीतरी स्तर होती है, जो आर्तव चक्र के दौरान इस स्तर की कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर गर्भाशय का भाग के बारे में जाने कि गर्भाशय को कितने भाग होते हैं, तो गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी वाला भाग गर्भाशय फंडस कहलाता है, बीच वाला भाग काय कहलाता है, और नीचे वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा ही यानी गर्भाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, फंडस, काय और ग्रीवा। सबसे ऊपरी भाग फंडस होता है, बीच वाला भाग काय होता है, और निचला भाग क्या होता है, ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय ग्रीवा का भाग ही नलिका में खुलता है, जो योनि कहलाता है। यानी गर्भाशय ग्रीवा का एक भाग जो होता है वह कहां खुलता है, योनि में खुलता है, और वही गर्भाशय ग्रीवा में जो कैंसर होता है उसको हम लोग आम भाषा में सर्विकल कैंसर के नाम से जानते हैं। कौन कैंसर के नाम से जानते हैं, सर्विकल कैंसर। यानी गर्भाशय ग्रीवा जो कि योनि में खुलता है, वहां पे अगर कैंसर होता है तो उसको सर्विकल कैंसर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को ये जाना कि गर्भाशय ग्रीवा खुलता कहां है, योनि में। योनि क्या होता है, तो योनि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके द्वारा इसका काम क्या है, तो ये शुक्राणु को ग्रहण करता है, यानी शुक्राणु को एक्सेप्ट करता है, और इससे ही यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मैथुन कक्ष है। इसका निचला सिरा शरीर के बाहर खुलता है, जिसको बाह्य जननेंद्रिय के नाम से जानते हैं, जो कि ये बाह्य मादा का बाह्य जननेंद्रिय का आकृति है। अब मैं इसी बाह्य जननेंद्रिय के बारे में आपको बताने वाला हूं कि ये बाह्य जननेंद्रिय क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। मैं पूरे मादा जनन तंत्र के एक एक संपूर्ण रूप से एक एक भाग के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बाह्य जननेंद्रिय यानी आउटर सेक्स ऑर्गन, यानी बाह्य जननेंद्रिय भाग के बारे में आपको बताते हैं कि वह क्या होता है और किस प्रकार अपना काम करता है। आइए अब हम लोग जानते हैं बाह्य जननांग के बारे में। बाह्य जननांग क्या होता है, तो योनि जहां पे मिलता है उसको हम लोग उस भाग को बाह्य जननांग कहते हैं। बाह्य जननांग के अंतर्गत योनि, मुख, जघन सेल, बृहत भगोट, लघु भगोट, भग से ये सब आते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपका गुद्दा, ये आपका योनि द्वार, ये मूत्र मार्ग, भग से, बृहत भगोष्ठ, जघन सेल, लघु भगोष्ठ, हाइमन, और ये बार्थेलिन ग्रंथि का द्वार है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे योनि मुख के बारे में। यहां से जो होती है योनि, जो होती है शुक्राणु को क्या करती है, ग्रहण करती है। दूसरी जो होती है जघन सेल, जघन सेल को हम लोग अंग्रेजी में मांस प्यूबिस कहते हैं, मांस प्यूबिस के नाम से जानते हैं जघन सेल को। यह मूत्र मार्ग के ऊपर वसा युक्त उत्तक की गतिदार पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जघन सेल कहते हैं। यह त्वचा और जघन बालों से घिरी होती है। यही आपका जो है
जघन सेल कहलाता है। ये जो संरचना आप देख रहे हो ये आपकी जघन सेल की संरचना है। तीसरे होते हैं बृहत भगोष्ठ। बृहत भगोष्ठ को हम लोग आम भाषा में लिविया मेजोरा कहते हैं। लिविया मेजोरा क्या होता है, तो योनि द्वार को घेरे हुए उत्तर का मांसल वसन जो भाग होता है वह बृहत भगोष्ठ कहलाता है। ये वाला भाग, ये मांसल एक भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहत भगोष्ठ के नाम से जानते हैं, या लिविया मेजोरा के भी नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में लिविया मेजोरा कहते हैं। चौथा होता है लघु भगोष्ठ, यानी इसको हम लोग लिविया माइनरा कहते हैं। यह जो होता है बृहत भगोष्ठ के भीतर मांसल जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये लघु भगोष्ठ के नाम से जाना जाता है। पांचवा इसका जो भाग होता है इसको हाइमन कहते हैं, यानी योनिच्छद। योनि द्वार को ढकने वाली झिल्लुनुमा आवरण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइमन के नाम से जानते हैं, इसको योनिच्छद के नाम से जानते हैं। यानी ये जो होती है योनि द्वार को क्या की रहती है, कवर किए रहती है। ये जो हाइमन जो होते हैं यही एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि आगे की तरफ चल करके ये मैथुन क्रिया के दौरान ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अन्यथा इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको कभी भी कॉमर्स का प्रतीक नहीं माना जाता, क्योंकि ये व्यायाम के दौरान या फिर साइकिलिंग के दौरान या घुड़सवारी के दौरान भी ये पड़ता है, तो इसलिए ये कभी भी सूचक नहीं है कि कॉमर्स का कहीं प्रतीक नहीं माना जाता। आम भाषा में इसको लोग कॉमर्स के प्रतीक मानते हैं, लेकिन ऐसा साइंस इस चीज को नहीं मानता है, क्योंकि ये कई भी कारणों से ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका रहा बाह्य जननेंद्रिय यानी बाह्य जनन अंग के बारे में। अब हम आप लोगों को सहायक जनन ग्रंथि यानी सहायक जनन ग्रंथि में जो स्तन ग्रंथि आती है, ये सब ग्रंथि से रिलेटेड आपको बताएंगे कि सहायक जनन ग्रंथि क्या होती है और किस प्रकार से फंक्शन करती है। तो आइए चलते हैं सहायक जनन ग्रंथि की तरफ। अब हम लोग जानेंगे मानव मादा के सहायक ग्रंथियों के बारे में। देखिए, मानव मादा के सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत 5 ग्रंथियां आती हैं। सबसे पहली ग्रंथि का नाम है स्तन ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि का नाम है बार्थोलिन ग्रंथि, तीसरी का नाम है एस्केनी ग्रंथि, चौथी का पेरनियल ग्रंथि और पांचवी का रेक्टल ग्रंथि। अब हम लोग को एक एक ग्रंथि के बारे में विस्तार से जानना होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्तन ग्रंथि के। स्तन ग्रंथियां क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने स्तन ग्रंथि का एक आकृति बनाई है और इसी के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आकृति में नाम और पार्ट बता देता हूं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वसा है। ये जो गोल गोल जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये स्तन पाली है। स्तन पाली के बगल में एक नलीनुमा रचना है, उसको स्तन कुपिका कहते हैं। स्तन कुपिका आगे की तरफ चलकर के स्तन नलिका में मिलती है। स्तन नलिका के ठीक जो ऊपर वाला भाग होता है वह तुंबिका होता है। वह जाकर के आगे की तरफ दुग्ध वाहिनी में खुलती है। दुग्ध वाहिनी का अगला हिस्सा जो होता है चूचक के नाम से जाना जाता है। उसका जो पृष्ठ होता है वह चूचक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ये जो आपका आंतरिक भाग है इसको पसली या प्रसूका कहते हैं। प्रसूका के बीच की जो पेशियां होती है उसको प्रसूका के बीच की पेशियां कहते हैं और अंतः भाग को बृहत अंतः पेशी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को जानना होगा एक एक चीज के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं कि स्तन ग्रंथि है, ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। इसमें 15 से 20 ये जो गोल गोल जो संरचना दिखाई दे रही है 15 से 20 स्तन पालियां होती है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या होती है, जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका के नाम से जानते हैं, जिसको स्तन कुपिका कहते हैं। स्तन कुपिका जो कोशिका होती है इसमें जो होती है दुग्ध अस्रावित होती है। दुग्ध अस्रावित होती है। कुपिका स्तन नलिका में जाकर के क्या होती है, खुलती है। यानी कुपिका आगे की तरफ चल करके कहां खुलती है, स्तन नलिका में खुलती है। स्तन नलिका यानी प्रत्येक पाली की नलिका स्तन वाहिनी का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ जितनी स्तन पालियां हैं उतनी स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं और जो आपस में मिल करके तुम्बिका का निर्माण करते हैं। कई सारे स्तन वाहिनियां मिल करके तुम्बिका का निर्माण करती है, जो 15 से 20 स्तन वाहिनियों के द्वारा स्तन से क्या करती है, बाहर निकलती है। स्तन का आगे वाला भाग जो होता है निप्पल या चूचक के नाम से जाना जाता है और ये जिसके उभार का जो भाग होता है जो चारों ओर से घिरा होता है इसको एडियोला या चूचक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे बार्थोलिन ग्रंथि। ये आपका पहला सहायक जनन ग्रंथि है। अब हम लोग दूसरी ग्रंथि बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एस्केनी ग्रंथि,
पेरिनियल ग्रंथि और उसके बाद रेक्टल ग्रंथि। इन ग्रंथियों के बारे में जानने के बाद हमारा मानव मादा जनन तंत्र का संपूर्ण वर्णन खत्म हो जाएगा और इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अगर इसकी बात देखें, अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चन करता है कि मानव स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन करें, तो ये आपको चित्र बनाने के साथ साथ ये सारा चीज लिखना पड़ेगा, तब जाकर के मानव स्तन ग्रंथि के बारे में होगा। अगर आपको मानव मादा जनन तंत्र के बारे में पूछा जाए तो आपको मानव मादा जनन तंत्र में ये मानव मादा जनन तंत्र का फोटो और ये फोटो बनाने के बाद आपको अंडाशय से जहां से मैंने लिखा था वहां से लेकर के ये जो मानव मादा का बाह्य जननेंद्रिय जो भाग होता है वहां तक लिख देंगे तो मानव मादा जनन तंत्र का वर्णन हो जाएगा। मानव मादा जनन तंत्र में इन सभी चीजों का वर्णन नहीं भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे बर्थेलिन ग्रंथि क्या होती है और एस्केनी ग्रंथि क्या होती है। तो आइए चलते हैं बर्थेलिन ग्रंथि की तरफ। आइए अब हम लोग देखते हैं स्तन ग्रंथि के बाद दूसरी ग्रंथि की बारी आती है बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बर्थोलिन ग्रंथि ये जोड़ीदार ग्रंथि होती है, यानी एक जोड़ी होती है जो योनि के दोनों ओर पाई जाती है, यानी योनि के दोनों साइड में पाई जाती है और योनि मुख के दोनों ओर क्या होती है, खुलती है। यह एक द्रव स्रावित करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेहक के नाम से जानते हैं। जैसे नर में बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो स्नेहक जो पैदा करती है, जो चिकनाहट पैदा करती है, जो केमिकल स्रावित करती है, उसी तरह से बर्थोलिन ग्रंथि भी मानव मादा के अंदर एक द्रव स्रावित करती है जिसको हम लोग स्नेहक के भांति यह कार्य करती है। तीसरी जो ग्रंथि है वह ग्रंथि है एस्केनी ग्रंथि। यह छोटी ग्रंथि होती है जो मूत्राशय के चारों ओर पाई जाती है और ये श्लेष्मा का स्त्राव करती है। यह किसका स्त्राव करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है। यह ग्रंथि जो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जैसे नर में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसी तरह से ये भी जो है मानव मादा में स्किनी ग्रंथि, जैसे नर में प्रोस्टेट ग्रंथि का जो कार्य होता है ये मानव मादा में स्किनी ग्रंथि का कार्य होता है। यह छोटी ग्रंथि होती है, मूत्राशय के चारों ओर पाई जाती है और ये श्लेष्मा का स्त्राव करती है। श्लेष्मा का ये चाहे म्यूकस का ये बात एक ही है, कई कहते हैं श्लेष्मा को म्यूकस भी लिखा जाता है। अब हम लोग जानेंगे पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि क्या है, तो यह एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो बर्थोलिन के पीछे होती है और ये क्या करती है, मानव मादा में उत्तेजना पैदा करती है। चौथी ग्रंथि है रेक्टल ग्रंथि। यह ग्रंथि मलाशय के दोनों ओर स्थित होती है जिसके ये भी क्या करती है, पेरिनियल ग्रंथि के जैसे ये भी उत्तेजना पैदा करती है। ये आपका रहा सहायक ग्रंथि के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं कि मानव मादा जनन अंगों के कार्य बताएं। मानव मादा जनन अंगों के कार्य बताएं। तो अब मानव मादा जनन अंग का कार्य क्या है, तो पहला जो कार्य है मैं आपको बता देता हूं। मानव मादा जनन अंग का पहला कार्य अंडाणु का निर्माण करना। क्या चीज का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा है कि मैथुन क्रिया के समय शुक्राणु को क्या करना, ग्रहण करना। दूसरा कार्य मैथुन क्रिया के समय शुक्राणु को ग्रहण करना। तीसरा कार्य है निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, यानी जब यह अंडाणु आएंगे तब तो जाकर के निषेचन क्रिया संपन्न होगी, उपयुक्त तो उसका जो है इन्वायरमेंट तैयार करना। चौथा इसका है कि जो अंडाणु जब अंडोत्सर्ग के बाद निकलते हैं उसको फिमड़ी यानी झालर के द्वारा ग्रहण करना और उसको कहां पहुंचाना, संधि स्थल तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। पांचवा अगर इसका कार्य देखें तो पांचवा कार्य है कि गर्भाशय के अंदर निषेचित जो जुग्मनज हो जाते हैं, जो अंडाणु और शुक्राणु जब निषेचित हो जाते हैं तो गर्भाशय के अंदर उसको उचित स्थान प्रदान करना जिससे वह भ्रूण में परिवर्धन हो सके, यानी ये गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है उस पे उसका उचित स्थान प्रदान करना होता है। और अगला वर्ग देखिए इसका, तो इसका अगला वर्ग है शिशु के समय के साथ उसका पोषण करना और उसका विकास करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस पे बात करते हैं, आपसे कभी भी क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह इस टॉपिक से उठ सकता है कि मानव मादा जनन अंग के प्राथमिक अंग कौन कौन से हैं और सहायक अंग कौन कौन से हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि प्राथमिक अंग का क्या कार्य है और सहायक जनन अंग का क्या कार्य है। तो प्राथमिक अंग का कार्य है, मादा प्राथमिक अंग का बता रहा है, मादा प्राथमिक अंग का कार्य है
मादा जुग्मक का निर्माण करें यानी अंडाणु का निर्माण करना, इसके अंतर्गत अंडाशय आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसी तरह से सहायक का क्या काम है, मादा जुग्मक को सहायता प्रदान करना, इसके अंतर्गत अंडवाहिनी, एम्पुला वगैरह ये सारी चीजें आती है, गर्भाशय वगैरह, गर्भाशय गिरिवा ये सब इसके अंतर्गत, योनि वगैरह इसके अंतर्गत आती है। अब मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है। तो निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है बाबू, तो निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। इसके अलावा इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पुला क्या होता है, कीपक क्या होता है, झालर क्या होता है, कहां पे अंडाणु और शुक्राणु अंडवाहिनी में या डिंब वाहिनी में कहां पे वो क्या होते हैं, मिलते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भाशय की कितनी लेयर्स होती हैं, गर्भाशय के कितने भाग होते हैं। इसके अलावा आपका यह आ सकता है कि मानव मादा का जो बाह्य जननेंद्रिय है, यानी जो ये मेजोरा, लिविया मेजोरा, लिविया माइनरा, ये सब के बारे में आपको पूछ सकता है। इसके अलावा आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मानव मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो इसमें मानव मादा जनन तंत्र का ये आप आकृति बनाओगे और उसमें आप ये केवल सिंगल ये आकृति बनाना है मानव मादा जनन तंत्र में, और अंडाशय से लेकर के कहां तक आपका बाह्य जननेंद्रिय, जो मैं यहां तक आपको समझाया था वहां तक आपको लिख देना होगा, मानव मादा जनन तंत्र का आपका हो जाएगा। इसके अलावा इसके बीच से भी कई क्वेश्चन आपसे उठा करके आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चित्र बनाने की जरूर आप प्रैक्टिस करोगे। मैं अगले क्लास में जब ये चैप्टर खत्म कर दूंगा तो आपको सभी का चित्र बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे आसानी से आप कोई भी चित्र, कोई भी फिगर आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको इसकी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको बता दूंगा, जिसके द्वारा आप उसको बना लोगे। अब मैं आपको अगले क्लास में जब मिलूंगा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन हो सकते हैं कि वृषण और अंडाशय के क्या कार्य है। तो मानव नर में वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, जबकि अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। अब मैं जब अगले क्लास में मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि जुग्मक जनन कैसे होता है, यानी निषेचन पूर्व गठन। ये तो आपका शरीर का पार्ट हो गया, ये शरीर जैसे मानव मादा का ये पार्ट हो गया, और इसके पहले वाले वीडियो में मानव नर का पार्ट बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अंडाणु उत्पन्न होते हैं, ये अंडाणु बनते कैसे हैं। ये शुक्राणु है, शुक्राणु का आकार क्या है, ये कैसे बनते हैं। शुक्राणु वृष में तो बनते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, ये बारे में मैं आपको अगले क्लास में चर्चा करूंगा। और मैं अगले क्लास में यह भी बताऊंगा कि मानव मादा में जो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है, यानी मासिक चक्र होते हैं, वह क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। अगर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जिसको आप बना करके मुझे इन्फॉर्म करोगे। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई सलाह देनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मुझे सलाह दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबकी कोई एक साथ आसानी से और घर बैठे पढ़ सके। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।